हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। जैसा कि मेरी कल आपसे बात हुई थी कि हम लोग इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, उसे देखेंगे, देख करके ही आप क्लासरूम में आएंगे। तो इसके पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो इक्विलिब्रियम सबसे पहली कंडीशन होता क्या है इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो इसको समझने के लिए मैंने देखिएगा एक डायग्राम बनाया है जिसमें वाटर इस एक बॉल के अंदर रखा हुआ है, क्लोज्ड कंटेनर है और इसमें एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस जिसे हम कहते हैं बैरोमीटर वो जुड़ा हुआ है। बैरोमीटर में मर्करी फील्ड है। अब आपको पता है नॉर्मल वे में मैंने इसे रखा है, मुझे इसे हीट नहीं करना। तो कंडीशन क्या होगी, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में, यहां कौन सी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है इसकी, लिक्विड स्टेट। धीरे 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 क्या होगा, इसकी वेपर बनेगी। वो आप सब जानते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू यहां इसकी वेपर बनेगी। अब वेपर एक गैस फेज है, आप कह सकते हैं इट इज ए गैस फेज। तो आप कह रहे हैं कि लिक्विड से वेपर बन रही है। वेपर बनने के कारण यानी गैस बनने के कारण क्या होगा कि जो मर्करी का लेवल है वो पहले इक्वल था, अब ये राइज होगा, इस तरफ से प्रेशर इंपार्ट होगा इसके ऊपर। तो ये मर्करी का लेवल पहले इनिशियली यहां था, वो बाद में राइज होना शुरू हो जाएगा धीरे 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 धीरे। जब ये लेवल बढ़ते 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 एक लिमिट ऐसी आएगी कि लेवल का इंक्रीज होना, लेवल का बढ़ना स्टॉप हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप कह देंगे कि प्रेशर अब यहां कांस्टेंट हो गया। फाइनल प्रेशर जो भी है वेपर का वो मान लीजिए यहां पहुंच गया। तो इस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि अब एक कंडीशन के बाद यानी एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद ये जो वेपर का प्रेशर है वो इंक्रीज मैक्सिमम कंडीशन पे अपने पहुंच गया। तो अब इसका इंक्रीज होना स्टॉप हो गया, अब ये लेवल इंक्रीज होना स्टॉप हो गया। तो आप कहेंगे अब इस सिचुएशन में वेपर का प्रेशर जो कांस्टेंट होता है वो ऑलरेडी यहां अचीव हो चुका है, यानी अब इसमें वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर का इंक्रीज होना बंद हो जाए, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां से वेपर का बनना बंद हो गया। एक्चुअली में बंद नहीं होता है, वेपर कंटिन्यूअस लिक्विड से गैस फेज में बनेगी। बट हुआ क्या है कि उसी वक्त गैस भी वापस इस लिक्विड में सेम स्पीड से कन्वर्ट होती है। तो आप क्या कहेंगे कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड से गैस बन रही है और उसी टाइम गैस से वापस लिक्विड भी कंटिन्यूअस बन रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे जो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो। जैसे एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल हम लेते हैं, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में मैंने यदि जिंक डाला तो आप कहेंगे सर जिंक सल्फेट बनेगा एज वेल एज कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक सिंगल डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसी रिएक्शन को आप प्रोडक्ट से स्टार्ट कर दें, दैट मीन जिंक सल्फेट में ले लो यहां और इसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर मैंने कॉपर डाल दी तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, नो रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन थर्मोडायनेमिक में इन्हीं रिएक्शन को हम प्रोसेस बोलते आ रहे हैं। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन आप समझ गए। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस ऐसी भी हैं जो रिवर्सिबल मैनर्स में होती हैं। कहने का मतलब स्टार्ट आप रिएक्टेंट से करेंगे तो भी हो जाएगी, स्टार्ट आप प्रोडक्ट से करें तो भी हो जाएगी। उन्हीं के अंदर ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लें, एक क्लोज्ड कंटेनर में मैंने सपोज दैट कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और इसे मैंने हीट करना शुरू किया, तो ये डिकम्पोज होकर के टूटेगा CaO प्लस CO2 गैस में। ठीक है, जैसे यही अगर मैं इसको ले लूं, वाटर की जगह मैंने सपोज दैट यहां ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या ले लिया CaCO3, तो आपको पता है ये डिकम्पोज होगा तो ये इनमें कन्वर्ट होगा। CO2 गैस है, ये सॉलिड है, तो गैस यहां आएगी, तो ये CO2 गैस यहां आ गई। लेकिन उसी वक्त हो क्या रहा है कि इसका प्रेशर भी रेज होगा CO2 बनने के कारण। ये रेज होते 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 एक कंडीशन, एक टाइम ऐसा आएगा जिस पर ये प्रेशर बढ़ना बंद यानी रेज होना बंद यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप कहेंगे इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में होने वाली प्रोसेस यानी जितना CaO और यानी ये कह सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में भी उस कंडीशन में होगी, ये दोनों रिएक्ट करके वापस
सेम स्पीड से कैल्शियम कार्बोनेट को बनाएंगे। ये खास फीचर है इसका, इस रिएक्शन की विशेषता है ये। लेकिन अगर ये कंटेनर ओपन हो जाता, अगर मैं यहां से इसे खोल देता तो CO2 गैस चली जाती बाहर, तो संभव सिर्फ फिर वन डायरेक्शन में रिएक्शन है, फिर आपका इक्विलिब्रियम इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए पहली कंडीशन कि सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं या केमिकल प्रोसेस हैं वो उनमें इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। तो जिनमें इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, यानी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट से स्टार्ट करें वो रिएक्शन अगर पॉसिबल नहीं हो तो वो इरिवर्सिबल होंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनको अगर मैंने क्लोज्ड कंटेनर में करवा दिया तो उनमें वो रिएक्शन, चाहे आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करें या फिर प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस को इस तरह से एरो से मार्क करते हैं, यानी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करता है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर है कहानी? अब एक केस, इसे आप कह सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही पॉसिबल है, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। ये क्लियर कर लीजिएगा कि देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, while equilibrium is only possible in reversible reaction या reversible process। अब प्रोसेस फिजिकल भी हो सकता है या फिर केमिकल भी हो सकता है, मींस केमिकल रिएक्शंस वाले भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कुछ कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको कुछ इसकी जनरल फीचर्स की हम बात करेंगे। पहली फीचर, इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब सिस्टम आपका क्लोज्ड हो। ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम कभी भी संभव नहीं है, ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम संभव ही नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम की एक खास फीचर यह है कि इक्विलिब्रियम पर जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, यानी जिस स्पीड से कैल्शियम कार्बोनेट इनमें कन्वर्ट होगा, उसी स्पीड से ये दोनों मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट को बनाएंगे। अब स्पीड वर्ड को हम यहां चेंज करेंगे रेट में। केमिकल प्रोसेस के लिए हम उसे स्पीड को क्या कहेंगे? रेट। तो रेट ऑफ इस कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्पीड यानी रेट इनमें चेंज होने की होती है, वही रेट से ये दोनों मिलकर के इसमें कन्वर्ट होंगे। यानी ऊपर वाला जो एरो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का इनमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, और नीचे वाला है कि उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, जिसमें प्रोडक्ट किस में चेंज होंगे? वापस रिएक्टेंट में। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन को चेंज करता है, शो करता है। तो आप कहेंगे कि ये वाला रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन RF हो गया और ये रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन RB हो गया। तो इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है। इनिशियली क्या होगा? इनिशियली ये समझ लीजिए स्टार्टिंग में ये है, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा इनमें। उस वक्त केवल एक ही कंडीशन है, धीरे धीरे जब ये बनने लग जाएगा तो ये स्मॉल अमाउंट में वापस इनमें भी कन्वर्ट होगा। देखो ये एरो मैंने छोटा लगाया है, इसका कारण ये है कि जिस रेट से इनमें कन्वर्ट हो रहा है वो इसके इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही है, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट है ही नहीं। तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज्यादा कन्वर्ट होगा, वाइल ये जो प्रोडक्ट कम अमाउंट में अवेलेबल हैं, ये धीरे धीरे जब ये बनेंगे तो ये वापस भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन जो इनकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, इस एरो को आप इंक्रीज करते जा सकते हैं, यानी रेट बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगी। यू कैन से rate of forward direction is just equal to rate of backward direction, then such condition is called equilibrium। इस कंडीशन को ही हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। तो आप कह सकते हैं पहली कंडीशन, इक्विलिब्रियम में कंटेनर मस्ट बी क्लोज्ड। दूसरी कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। कई बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर दोनों इस स्पीड से कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि क्या कैल्शियम कार्बोनेट CO2 गैस और CO में कन्वर्ट हो रहा है? तो जी हो रहा है। इक्विलिब्रियम पर भी ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। दैट्स व्हाई ये कह सकते हैं
कि ये डायनेमिक होता है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक। कारण क्या है, इक्विलिब्रियम पे प्रोसेस बंद नहीं हुई है, बस फर्क है दोनों प्रोसेस जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हैं, दोनों की स्पीड इक्वल हो गई है, इसलिए आपको लगेगा कि इक्विलिब्रियम पर नेट रिएक्शन या नेट प्रोसेस नहीं हो रहा, परंतु वो प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। यानी वहां उस कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट इनमें कन्वर्ट भी हो रहा है और ये दोनों वापस से इसमें भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी इस कंडीशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लगातार बदल रहे हैं और प्रोडक्ट भी लगातार कैल्शियम कार्बोनेट यानी रिएक्टेंट में बदल रहा है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं बस इन सच सिचुएशन बोथ आर इक्वल, यानी आरएफ इज जस्ट इक्वल टू आरबी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक खास फीचर इसकी, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पर नेट जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कंसंट्रेशंस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज में कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की आप कह सकते हैं वो मेजरेबल है। प्रेशर, अगर कोई गैसियस रिएक्टेंट है तो आप कह सकते हैं सो प्रेशर इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। तो ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, यानी उनमें वेरिएशन होना बंद हो जाता है। कारण क्या है कि जिस स्पीड से ये इनमें बदलेगा उसी स्पीड से ये वापस इसमें बदल जाता है उसी टाइम पर। दैट्स व्हाई इनकी कंसंट्रेशन में ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को वहां मिलेगा ही नहीं, कंसंट्रेशन यहां कांस्टेंट बन जाएंगी। जैसे इस सिचुएशन में मैंने कहा था प्रेशर यहां एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है, तो वो भी यहां कांस्टेंट बन गया है। ठीक है, गुड। तो ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज का भी आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की। टाइप ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो टाइप की बताई, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम सिर्फ इस वाली कंडीशन में बात होगी, इस वाली कंडीशन में कोई इक्विलिब्रियम अटैन ही नहीं होता, कोई बात ही नहीं करनी, और हमारा टॉपिक भी इन्हीं पर चलेगा इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेसिस पर हम बात कर सकते हैं कि रिएक्शन स्लो होती हैं और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो फास्ट होती हैं। ध्यान रखिएगा, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो स्लो होती हैं, उनकी रेट यानी स्पीड वो कम होती है एज कंपेयर टू द आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस फास्ट होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यू कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, स्लो एंड फास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट यानी हीट चेंज, हीट चेंज जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, एंथैल्पी के बेसिस पे आप क्या कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां हीट ऑफ रिएक्शंस एंडोथर्मिक के केस में पॉजिटिव होती है और एक्सोथर्मिक के केस में हीट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होती है। तो इसके बेसिस पर भी आप ये कह सकते हैं कि ये दो टाइप की रिएक्शंस हैं। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, एक होमोजीनियस रिएक्शन, होमोजीनियस रिएक्शन, और दूसरी है हेट्रोजीनियस रिएक्शन। इसमें क्या होगा, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फिजिकल स्टेट सच एज, देखिए N2 plus 3H2 gives 2NH3। आप कहेंगे N2 is a gas, H2 is also gas, ammonia is also gas। तो all these three reactant and product, देखो ना reactant and product ये सारे ही गैस फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इन सब की फिजिकल स्टेट सेम है, तो दिस इज नॉन एज होमोजेनियस रिएक्शन। और अभी जो हमने बात की थी कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन, विच इज क्लोज कंटेनर में मैंने ये रिएक्शन करवा देंगे तो ये इक्विलिब्रियम भी अटेन हो जाएगा, और आप कहेंगे CaO प्लस CO2, तो ये गैस है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो यहां आप देखेंगे रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फेज में है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड फेज में है, लेकिन CO2 यहां गैस फेज में है।
तो all the reactant and products are not in the same state of matter, यानी same phase में नहीं है. So you can say this is the heterogeneous reaction. It is the example of heterogeneous reaction. ये कंडीशन है. अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम एंड केमिकल प्रोसेस की. एक जनरल रिएक्शन मैंने ले ली, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी. A यहां इनिशियली मैं कह दूं इनके आगे कोई नंबर होगा जिसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री. A के A मोल, ये मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सब जानते हैं. B के B मोल ले लिए, C के C मोल ले लिए और D के D मोल मैंने ले लिए. तो शर्त क्या है, इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है आपको पता है, जब ये दोनों स्पीड सेम हो जाएं, तब इन दोनों की स्पीड यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन इफ सेम, तो आप कहेंगे आर एफ एंड आर बी. तो इक्विलिब्रियम तभी होगा जब आर एफ एंड आर बी दोनों इक्वल हो जाएं इस कंडीशन में, वरना इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा. तो आप खुद जानते हैं कि जैसे मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन द रेट एंड टाइम में, तो स्टार्टिंग में आपको पता है रिएक्टेंट होंगे, इन्हीं की कंसंट्रेशन होगी. स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट बनते ही नहीं है, प्रोडक्ट तो बाद में बनना शुरू होते हैं क्योंकि आपने लिया तो सिर्फ रिएक्टेंट को है. तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो धीरे 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 क्या होगा, रेट ऑफ ये वाली स्पीड तो कम होती जाएगी और ये वाली स्पीड बढ़ती जाएगी. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इस तरह से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां डिक्रीज होना बंद हो जाएगी, इस तरह से पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. इनिशियली क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रेट 0 पर होगी क्योंकि उस वक्त प्रोडक्ट थे ही नहीं आपके पास कि वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो पाए 0 टाइम पर. धीरे 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 ये क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये इंक्रीज होना शुरू होगी क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेंगे तो वो रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट होंगे. लेकिन एक ड्यूरेशन के बाद इसका भी बनना बंद हो जाएंगे. दोनों ये जो ग्राफ हैं वो एक पॉइंट पर मिल जाएंगे. उस कंडीशन के बाद आपका सारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में ही एग्जिस्ट कर रहा है. तो आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पर आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन अटेन कर चुकी है. तो ये इक्विलिब्रियम वाली फेज यहां से स्टार्ट होगी. यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां नहीं है. इस कंडीशन, इस पॉइंट के बाद आप इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं. और इस सिचुएशन में आर एफ इज जस्ट इक्वल टू आर बी, तभी आप कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया. कंसंट्रेशन के अंदर अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू होती है. इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में कभी कंसंट्रेशन 0 हो ही नहीं सकती, कंसंट्रेशन पैरेलल हो जाता है टाइम एक्सिस के. एज वेल एज प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में इनिशियली प्रोडक्ट 0 पर हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहां उनकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाती है. तो इन पॉइंट्स के बाद जहां ये दोनों कांस्टेंट हो जाएं, वहां आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है. तो इक्विलिब्रियम पर at equilibrium the concentration of product as well as concentration of reactant becomes constant. उनमें वेरिएशन होना बंद हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन which is given by Goldberg and Peter Waage in 1864. Law of mass action, शॉर्ट में इसे हम पढ़ेंगे लोमा. क्या पढ़ेंगे? लोमा, लॉ ऑफ मास एक्शन. अकॉर्डिंग टू लोमा, फर्स्ट मैं किसी भी रिएक्शन, देखो यहां 2 रिएक्शन हो रही है, ध्यान रख लीजिएगा. एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसमें ए और बी किस में चेंज हो रहे हैं, सी एंड डी में, और दूसरी है बैकवर्ड डायरेक्शन में जिसमें रिएक्टेंट ये बन गए हैं सी एंड डी, और वो किस में चेंज हो रहे हैं, ए एंड बी में. तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन मुझे इंटरप्रीट करना है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A, product of concentration of A and B, which raise to these stoichiometry on these concentrations. We can say
कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड रेज टू पावर ए। यानी देखो ये जो स्टोइकियोमेट्री है वो आपको ऊपर लगा देनी है, जहां जो भी नंबर होगा उसे हम इस कंसंट्रेशन के ऊपर लिखेंगे। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में बी और पावर में जाएगा स्मॉल b। ये a और b जो हैं वो इनके जो नंबर हैं स्टोइकियोमेट्री के वो हैं। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलैरिटी। क्या होता है? मोलैरिटी, यानी कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। अब इसके अंदर मैंने a को लिखा तो मैं इसे पढ़ूंगा मोलैरिटी ऑफ a। मोलैरिटी ऑफ a, a इज रिएक्टेंट, सो ऐसे भी कह सकता हूं मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट a। ऐसे मैं इसे पढ़ूंगा मोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट b। जबकि ये a और b हैं, ये इनके जो आगे नंबर होते हैं जो रिबैलेंस्ड इक्वेशन में होते हैं वो नंबर हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही मैं आपसे कहूं मुझे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन को अकॉर्डिंग टू लोमा लिखना है तो आप कहेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ये बन गए क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्टेंट हैं C एंड D, तो आप कहेंगे molarity of C raised to power C multiply by molarity of D raised to power G. So this is the law of mass action. But we know that at equilibrium RF is equals to RB. So at equilibrium RF is equals to RB. ठीक है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट करने से पहले थोड़ा खोलूंगा, ध्यान दीजिएगा। RF इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KF या K1 भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू A रेज टू पावर A B रेज टू पावर B। ऐसे ही RB कहेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू KB C रेज टू पावर C D रेज टू पावर D। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटाए हैं तब यहां मैंने कांस्टेंट प्लेस किए हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम RF is just equal to RB। तो on placing the value of RF, this is the value of RF, तो हम कहेंगे KF A raised to power A B raised to power B, that is equals to KB C raised to power C and D raised to power D। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस कंडीशंस को इक्वेट करना है, मैंने कर दिया। देन RF इस KB को मैं लेफ्ट साइड लाऊंगा और ये वाला जो कंसंट्रेशन वाला टर्म्स है मैं उसे राइट साइड ले जाऊंगा, यानी C वाली कंडीशन की तरफ ले जाऊंगा, इधर शिफ्ट करूंगा। तो दोनों कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे और जो कंसंट्रेशन वाले टर्म्स हैं वो सारे एक तरफ हो जाएंगे। तो मैं इसे कहूंगा KF अपॉन KB which is equals to C raised to power C as well as D raised to power D upon A raised to power A and B raised to power B। ठीक है, अब देखिएगा KF and KB both are constant, तो इनको अब डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट हो गया जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिप्रेजेंट करेंगे C। C इसलिए लगाया क्योंकि आपने इसके कैलकुलेशन में क्या यूज ले रहे हैं, कंसंट्रेशन, तो C फॉर कंसंट्रेशन। KC कहलाएगा इसे, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो which is equals to C raised to power C D raised to power D upon A raised to power A and B raised to power B। इन ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये इनकी इक्विलिब्रियम जब स्टेट एग्जिस्ट करेगी उस टाइम आपको क्वेश्चंस में कंसंट्रेशंस गिवन होंगी कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C is this, D is this, A and this, B is this। तो आपको यहां प्लेस करके उनकी जो स्टोइकियोमेट्री है एक बैलेंस इक्वेशन में वो ऊपर पुट कर दीजिएगा एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे एक सिंपल रिएक्शन में आपको दे दूं और उसके लिए मुझे KC का एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोले तो हमें ध्यान देना है कैसे हम बनाएंगे। जैसे N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये भी गैस है,
ये भी गैस है और ये ऑलरेडी गैस है। इस सिचुएशन में मुझे केसी का एक्सप्रेशन बनाना हो तो आसान सा एक तरीका मैं बताऊंगा कि ऊपर देखो यहां हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं, सी एंड डी बोथ आर प्रोडक्ट फॉर द प्रीवियस रिएक्शन एंड ए एंड बी बोथ आर रिएक्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। देन मैं इसी कंडीशन को यहां फॉलो करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर प्रोडक्ट आएगा, यानी ऊपर हम ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में अमोनिया को लिखेंगे और ये जो स्टोइकियोमेट्री है इसे हम यहां पावर में लगाएंगे, यानी पावर 2 अपॉन एक ही रिएक्टेंट है, आगे कोई है ही नहीं तो सिर्फ सिंगल रहेगा, कोई और होता तो इनटू में लिखते। नीचे कौन आएगा देखो n2 आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, इसके आगे पावर 1 है तो 1 ऑटोमेटिक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई H2 ब्रैकेट के अंदर आ गया और ये जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है वो यहां आपको पावर में प्लेस करनी है। तो इसका एक्सप्रेशन बन गया केसी का इस रिएक्शन के लिए। अब जैसे मैं आपसे कहूं H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI गैस, मुझे इसका एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोलेगा तो मैं कहूंगा Kc is equals to HI, this is a product here, तो HI raised to power this stoichiometry on the HI upon H2 and I2। खास बात, इसको बनाने से पहले ये जरूर ध्यान दे लेना कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, क्योंकि इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होगी तो ये नंबर आपके सही नहीं होंगे और वही आपको यूज लेने हैं जो बैलेंस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रीज होती हैं। अगर अनबैलेंस इक्वेशन से आपने बनाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक समस्या यहां ये है कि अगर किसी इक्वेशन में सॉलिड एंड लिक्विड हो प्योर तो उनकी कंसेंट्रेशंस यूनिटी होती हैं। कैसे होती हैं वो देखिएगा, प्योर सॉलिड एंड लिक्विड, यानी सॉल्यूशन फेज में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि कंसंट्रेशंस को मोलैरिटी के टर्म्स में हम यूज करेंगे, तो प्योर लिक्विड के लिए भी एक्सप्रेशन यही बनेगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू W अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इनटू में वॉल्यूम इन ml। जब वॉल्यूम ml में लेंगे तो यहां ऊपर आता है 1000, ठीक है। अब आप कहेंगे ये मास है, ये वॉल्यूम है, तो इन इसको कहते हैं डेंसिटी। ग्राम में मास हो और वॉल्यूम ml में हो तो ग्राम अपॉन ml, ये बन गया आपका डेंसिटी। तो मैं पुट कर दूं डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन में m, ठीक है। बट हम ये जानते हैं अच्छे से कि डेंसिटी अपॉन में मास, देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट होता है हर एक सब्सटेंस का, और डेंसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो भी कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं होती है। ये दोनों ही इंटेंसिव हैं, डेंसिटी एज वेल एज मोलर मास, ये चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट है। तो आप क्या कहोगे, इन दोनों के टर्म्स ऑलरेडी कांस्टेंट हैं, तो डिवीजन से सॉल्व करोगे तो जो आंसर मेरा पूरा आएगा ये एक नया कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। सो कांस्टेंट जब वेरी नहीं करता तो इस सिचुएशन में यहां हमें उनकी कंसेंट्रेशंस को नहीं रखना, क्योंकि यहां वही आते हैं जिनमें स्टार्टिंग से लेकर के एंड इक्विलिब्रियम आने तक वेरिएशन आएगा। जब बदलेंगे ही नहीं, आप कहेंगे प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगी, उनमें वेरिएशन नहीं आएगा, तो उन्हें हमें एक्सप्रेशन में यूज नहीं लेना है। इस केसी के एक्सप्रेशन में उनकी कोई कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है। मोलैरिटी को ही एक्टिव मास के नाम से जानते हैं, एक्टिव मास के नाम से जानते हैं। मोलैरिटी इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, गुड। अब सवाल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक Kp और एक Kc, यानी अगर आपने कंसेंट्रेशन टर्म्स यूज लिए तो हम कहेंगे Kc, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दो टाइप का होता है, एक Kc के टर्म्स में और एक Kp, और इसे हम कहेंगे Keq, के इक्विलिब्रियम। Kc कब यूज लोगे, जब एक्सप्रेशन में आप कंसेंट्रेशन यूज करोगे, सच एच। इसके लिए हम कहेंगे Kc इज इक्वल टू, तो मैं पुट करूंगा यहां
NH3 यानी ऊपर प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट रेज टू पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट है आपका N2 एंड H2 के ऊपर कितनी पावर आएगी 3। केपी के केस में आपको पार्शियल प्रेशर्स यूज लेने हैं, यानी कंसंट्रेशंस यूज नहीं लेनी है। पार्शियल प्रेशर को मैं कैपिटल P कहूंगा और मैंने लिखा यहां NH3, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 ब्रैकेट स्मॉल लगा दो, यहां कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोलैरिटी को ही स्क्वायर ब्रैकेट में यूज लेना है। तो उसके ऊपर पावर में 2, प्रेशर के ऊपर भी वही स्टोइकियोमेट्री आएगी, अपॉन में प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस, इसके ऊपर पावर नहीं आएगी क्योंकि यहां ऑलरेडी 1 है, तो यहां 1 ऑटोमेटिक हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर 3 लगाएंगे। देखो ये जो पावर है ये दोनों जगह आ रही है, बस फर्क क्या है, यहाँ केसी वाले एक्सप्रेशन में आप कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी यूज लेंगे, जबकि केपी वाले एक्सप्रेशन में हमें क्या यूज लेना है, पार्शियल प्रेशर्स को यूज लेना है। ठीक है, तो अब सवाल कि सर ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, गैस वाला चैप्टर हमने पढ़ा नहीं, इसलिए थोड़ा सा यहां दिक्कत आएगी। तो इसको समझ लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है क्लोज्ड, बंद, और इसमें मैंने एक बैरोमीटर लगा दिया रफली, इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। सेम ऐसा दूसरा कंटेनर मेरे पास है, सेम साइज का है, और उसके अंदर भी एक दूसरी गैस भरी हुई है जिसका नाइट्रोजन ले लीजिए N2 या हीलियम ले लीजिए He। ठीक है, अब आपको पता है गैस है तो प्रेशर इंपार्ट करेगी, गैस है तो प्रेशर लगाएगी। तो यहां मान लीजिए कोई प्रेशर है 200 mmHg, 200 mmHg, और यहां मान लीजिए हीलियम जो प्रेशर इंपार्ट कर रही है वो है 300 mmHg। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को एक जगह एक ही कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, लाइक दिस। सेम साइज का कंटेनर है और मैंने उसके अंदर इनको शिफ्ट कर दिया, यानी इन दोनों गैसेस को एक ही जगह ट्रांसफर कर दिया। हीलियम भी आ गई यहां और ऑक्सीजन भी इसी में है, O2 प्लस हीलियम, आपको पता है। अब यहां जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका प्रेशर भी और इसका प्रेशर भी, दोनों ऐड होके 200 प्लस 300 mm, तो टोटल हो गया 500 mmHg। ध्यान दीजिएगा, टोटल प्रेशर इज 500 mmHg, लेकिन उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 200। तो हियर टोटल प्रेशर इज नॉट द पार्शियल प्रेशर, सिर्फ उस इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर इंपार्ट हो रहा है, यानी वो गैस अकेली कितना प्रेशर लगा रही है, उस कंट्रीब्यूशन कर रही है उस टोटल में, वो उसका पार्शियल प्रेशर, यानी पार्ट एक प्रकार से कह सकते हैं हिस्सा है, उस गैस का कितना हिस्सा प्रेशर में रोल प्ले हो रहा है, तो दैट इज द पार्शियल प्रेशर। तो आप कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस केस इज PO2 is 200 mmHg, while partial pressure of helium is 300 mmHg, while total pressure is the sum of PO2 and PHE, यानी sum of partial pressure of O2 and helium, that is equals to, टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 500 mmHg। गुड।